बांका विधानसभा की खासियत क्या है, इस सीट का मिजाज कैसे रहा है। फिलहाल तो बीजेपी के रामनारायण मंडल यहां पर काबिज हैं, लेकिन क्या बांका हमेशा से यहां पर कमल खिलता रहा है या फिर यहां पार्टी या कैंडिडेट बदलते रहे हैं। रंजन जी, अगर बांका को आप स्कैन करते हैं तो बांका को स्कैन करने पर क्या नजर आता है? क्या यहाँ पर कैंडिडेट बदलते रहे हैं या फिर हमेशा से कमल खिलता रहा है या फिर किसी एक खास कैंडिडेट की जीत होती रही है? देखिए, जब आप बांका विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब जो है ये बीजेपी का किला बनता हुआ चला जा रहा है, ये चीज दिखती है। बांका जो है बिहार के मैदानी क्षेत्र का आखिरी सिरा है और झारखंड और बिहार का अगर आप कहिए तो ये मिलन स्थल है। 1951 में ये अस्तित्व में आया और जो 1952 में पहला चुनाव हुआ तब कांग्रेस को जीत मिली थी। राघवेंद्र नारायण सिंह तब जो है विधायक चुने गए थे, तो बांका के पहले विधायक राघवेंद्र नारायण सिंह हैं। बांका के साथ एक और जो खास बात है, बांका ने बिहार को जो है यहाँ से मुख्यमंत्री जो रहे बिहार के वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और जो मुख्यमंत्री जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो 16वें मुख्यमंत्री बिहार के थे, चंद्रशेखर सिंह। वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे अगस्त 1983 से मार्च 1985 तक और 1985 के बांका विधानसभा के चुनाव में वो चुनाव भी लड़े थे और उनको जीत भी मिली थी। हालांकि जो है उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था क्योंकि राजीव गांधी चाहते थे कि वो केंद्र में आकर जिम्मेदारी संभालें। कुल 20 चुनाव जो है वो बांका में अब तक हो चुके हैं उपचुनाव को मिलाकर। अब अगर इसे आप दो भाग में बांटिए, 10-10 चुनाव की हम बात कर लें तो 1952 से 1985 के दौरान जो 10 चुनाव हुए थे उसमें 7 बार जो है कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी। भारतीय जनसंघ एक बार चुनाव जीतने में सफल हुआ था और सोशलिस्ट पार्टी को 2 बार कामयाबी मिली थी। तो यहाँ पर जो मुकाबला हुआ 1952 से 1985 के बीच में, ये एक तरफ आपको कांग्रेस जो है वो दिखती थी सामने, कभी जनसंघ से मुकाबला हो गया, कभी सोशलिस्ट पार्टी से जो है वो मुकाबला हो गया। इस तरह से चीजें चलती रही। जो दूसरा कालखंड है बांका का, जो अगले 10 चुनाव हुए, 1986 में बाई इलेक्शन हुआ जब चंद्रशेखर सिंह ने जो है यहाँ से इस्तीफा दिया था और केंद्र की राजनीति में लौटे थे। तब जो है यहाँ पर आप देखिएगा कि तब से जो अब तक 10 चुनाव हुए हैं वो रिवर्सल है। जहां पहले 7 चुनाव जो है वो कांग्रेस ने जीते थे 10 में, तो दूसरे 10 में 7 चुनाव जो है वो बीजेपी ने जीते हैं और बीजेपी वर्सेस सोशलिस्ट का ही यहां पर मुकाबला देखने को मिला है। और 2000 से देखिएगा तो बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मुकाबला होता है। बीजेपी वर्सेस आरजेडी में अब तक 7 मुकाबला हो चुका है, जिसमें 5 बार बीजेपी जीती है और 2 बार जो है आरजेडी को सफलता मिला है। दरअसल बांका विधानसभा में देखिए, जो कांग्रेस का वर्चस्व था वो जैसे ही आरजेडी का उदय हुआ, कांग्रेस आरजेडी या जनता दल की आप बात कर लीजिए, तो वैसे ही कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया। यहाँ पर ये चीज जो है वो दिखती है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स थे कांग्रेस को जो वोट करते थे वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गए और जो सामान्य जाति के वोटर्स थे वो बीजेपी की तरफ आ गए। ये चीजें बांका विधानसभा में हमें दिखती हैं। जो 20 चुनाव यहाँ हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 7 बार कामयाबी मिली है, बीजेपी भी 7 बार ही यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही है। आरजेडी 2 बार यहाँ से जीता है। जनता दल, जनता पार्टी, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी को एक बार कामयाबी मिली है। सर्वाधिक जीत की हम बात करें तो बीजेपी के रामनारायण मंडल हैं, जिन्होंने कि 6 बार जो है बांका विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। और ये भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी चर्चा के बगैर जो है बांका विधानसभा को आप स्कैन नहीं कर सकते। लेकिन एक और शख्स हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल
अंसारी, तो डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी और राम नारायण मंडल के बीच जो है एक राइवलरी भी बांका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो 1995 से देखने को मिल रही है। कुछ अवसरों पर जो है जावेद इकबाल अंसारी चुनाव नहीं लड़े हैं इस दौरान, लेकिन जब भी लड़े हैं दोनों के बीच मुकाबला जो है वो कांटे का हुआ है। 5 बार दोनों में भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 बार जो है डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी को कामयाबी मिली है और 2 बार राम नारायण मंडल जो है वो सफल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की बात करें, इनफैक्ट 4 चुनाव 2010 से हुए हैं उपचुनाव को मिलाकर, तो उसमें आप 2010 में देखिएगा कि राम नारायण मंडल बीजेपी के प्रत्याशी थे और वो तब सिटिंग विधायक भी थे। उनको 26,637 वोट आते हैं, 24.97% वोट। और डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी उनके खिलाफ आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 29,047 वोट आते हैं। और अजीत कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको 17,902 वोट आते हैं। तो एक ट्रायंगुलर फाइट होती है जिसमें डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी बांका में जो है लालटेन जलाते हैं। ये दूसरा अवसर था जब आरजेडी बांका में चुनाव जीतने में सफल रहा और दिलचस्प ये बात भी थी कि दोनों ही बार उन्हें जीत डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी ने ही दिलाई। लेकिन 2014 आते आते तक राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। यहां पर डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी नीतीश कुमार के खेमे में चले गए और उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि यहां उपचुनाव कराना पड़ा और जब उपचुनाव हुआ तो इकबाल हुसैन अंसारी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और सामने राम नारायण मंडल ही थे। कांटे का मुकाबला था, धड़कने रोक देने वाला मुकाबला था। उसमें राम नारायण मंडल 711 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उनको 45.5% वोट आए, तो 45% के आसपास इकबाल हुसैन अंसारी को भी वोट आए थे और इसीलिए ये बेहद क्लोज फाइट थी। फिर 2015 आता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के छाते के नीचे एक साथ खड़े थे और एक साथ ही चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी ने ही इस सीट पर लड़ने का फैसला लिया। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये हुई कि जब आरजेडी से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हुए थे डॉक्टर इकबाल हुसैन अंसारी, तो उस वक्त वो मंत्री भी बनाए गए थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो 2015 में बांका से चुनाव लड़ें। लेकिन उनसे कहा गया कि आप तो अभी एमएलसी हैं, सरकार बन जाएगी तो आप फिर से मंत्री बन जाएंगे। तो अभी जो है ये सीट चूंकि गठबंधन में आरजेडी को जा रहा है तो आरजेडी ही यहां से चुनाव लड़ता है। तो इस बार आरजेडी की तरफ से जफरुल होदा जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और अजीत कुमार सिंह जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में होते हैं। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट होती है और राम नारायण मंडल को 48,649 वोट आते हैं, 35.63% वोट। जफरुल होदा जो आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे थे, उनको 35.63% वोट जो है वो आए और अजीत कुमार सिंह जो बीएसपी से थे, उनको जो है 12.12% वोट आए। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में जो है 3,730 वोटों से राम नारायण मंडल को जीत मिली। तो एक बेहद क्लोज फाइट थी। महागठबंधन बन जाने की वजह से जफरुल होदा ने जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया। पिछली बार डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी को 27.23% ही वोट आए थे, इस बार वो बढ़ा 35.63% वोट हुआ। वजह यह भी थी कि जेडीयू के वोट भी आरजेडी के साथ जुड़े थे। लेकिन एक दिलचस्प बात इन चुनावों के इतर बता दूं कि इसके बाद महागठबंधन की सरकार बनी थी 2015 में आशय जी, और उस वक्त जो है जब मंत्री बनाने की बात आई
तो नीतीश कुमार चाहते थे कि डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी को मंत्री बनाया जाए, लेकिन तब लालू प्रसाद यादव, कहा जाता है ऐसा कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी मंत्री बने, और छोड़ा था उन्होंने। जी हाँ, और इसी वजह से वो मंत्री उस वक्त नहीं बन पाए थे। उनसे कहा गया कि बाद में आपको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। खैर 2020 में हम वापस बांका विधानसभा के रण क्षेत्र में पहुंचते हैं। राम नारायण मंडल 69,762 वोट लेकर आते हैं और उनके सामने डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी, जो कि फिर से आरजेडी में शामिल हो गए थे, और उस वक्त उन्होंने लालू प्रसाद यादव से रांची में ही मुलाकात की थी, जब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जो है रांची में रह रहे थे ये होटवार जेल में। तो उस वक्त वो उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद वो आरजेडी में शामिल हुए थे। उनको टिकट मिला, 52,934 वोट लेकर आए, 33.2% वोट। और तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने कौशल कुमार सिंह को यहाँ पर टिकट दिया, वो भी लगभग 7% वोट लेकर आ गए, 10,996। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट, जिसमें कि राम नारायण मंडल जो है 16,828 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे और उनका मत प्रतिशत रहा लगभग 44%। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में कौन? तो देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, राम नारायण मंडल उसके प्रबल दावेदार हैं चुनाव लड़ने के, क्योंकि 6 बार जो है उनको अब तक जीत मिल चुकी है। और एक चीज़ जो उनके आड़े आ रही है उम्मीदवारी की, उनकी उम्र है 72 साल की उनकी आयु हो गई है। लेकिन जो अन्य दावेदार हैं जिनकी हम चर्चा करें, दिगंबर मंडल, जिनको कि आदर्श मुखिया ऑफ बिहार का पुरस्कार मिला है, वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से। लेकिन वो ये बात कहना नहीं भूलते कि विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी भी वो स्वस्थ हैं, तो वो अगर चाहेंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी है कि पार्टी जिसे टिकट दे देती है वो चुनाव लड़ता है। जहां तक आरजेडी की बात है तो डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी का दावा सबसे पुख्ता है। जफरुल होदा भी जो है वो सोशल मीडिया पर जब मैं उनके गया तो वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही एक बम यादव हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन जहां तक आप देखते हैं रिकॉर्ड, तो यहाँ एक चीज़ जो दिखी है, यहाँ आरजेडी जो है एमवाई में से एम को जो है प्रत्याशी के तौर पर बनाता है, तो और सफलता मिलती रही है। तो यहाँ उसी आधार पर जो उसे 2 सफलता मिली है वो उसी आधार पर मिली है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी या जफरुल होदा में से ही किसी को वो प्रत्याशी बनाएगा। जनसुराज पर सबकी निगाहें होंगी कि वो किस जाति से उम्मीदवार उतारता है, क्योंकि उससे जो जातीय समीकरण है उस पर असर जो है पड़ेगा और उससे चुनावी समीकरण पर असर पड़ सकता है। तो अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। तो यहाँ जो अनुसूचित जाति हैं वो 11.26% हैं, जो एसटी वोटर्स हैं, अनुसूचित जनजाति 2.01% है, झारखंड से सटा हुआ इलाका है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.5% हैं, और जो यादव वोटर्स हैं वो 17 से 18% हैं। तो ये 30.5 से 31.5% का आंकड़ा एमवाई का पहुंचता है। राजपूत यहाँ 7.5 से 8% हैं, ब्राह्मण 7 से 7.5% हैं। तो सामान्य जाति की आप बात कीजिए तो 15 से 16% के आसपास ये आंकड़ा आता है, और कुइरी 7.5 से 8% और कुर्मी 1.5 से 2% के आसपास। तो कुशवाहा और कुर्मी मिलकर 9 से 10% के आसपास है। वैश्य वोटर्स की संख्या अच्छी है, 9.5 से 10%। तो जो एनडीए का आप देखते हैं कि जो वोट है वो 34 से 36% के आसपास पहुंचता है। तो आपको लगता है मुकाबला बहुत कांटे का है, एक तरफ 30.5 से 31%, दूसरी तरफ 34 से 36%। लेकिन यहाँ पर जो मंडल वोटर्स हैं वो की हैं, उनका मत प्रतिशत आप देखिए तो सिर्फ मंडल सरनेम आपको 7.9%, लगभग 8% दिखता है। और यहाँ चुनाव लड़ते हैं राम नारायण मंडल,
तो वो वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये आंकड़ा 34 से 36% से बढ़कर ये 42 से 44% हो जाता है और यहां पर वो डिफरेंस आता है। और इसीलिए आरजेडी अपनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है इस पर निगाहें होंगी। वो एमओआई के इतर देखने की रणनीति बनाता है क्या, इतनी हिम्मत वो जुटा पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर वो यहां पर वैश्य जाति से प्रत्याशी दे दे या कुशवाहा जाति से उम्मीदवार उतार दे और एमओआई इंटैक्ट रहे तो मुकाबला बहुत करीबी हो जाएगा। तो क्या ऐसी कोई रणनीति आरजेडी की तरफ से बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर आप मत प्रतिशत पर देखें तो एनडीए के पास 40 से 45% का आंकड़ा दिखता है और महागठबंधन के पास जो है वो 33 से 37% का आंकड़ा दिखता है। तो इस गैप को भरने के लिए आरजेडी को किसी नई रणनीति की दरकार होगी और अगर ऐसा होता है तो बांका में एक कांटे का मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बांका की पूरी कहानी थी और बहुत दिलचस्प रहेगा ये देखना कि दोनों तरफ से कैंडिडेट कौन होते हैं। क्या राम नारायण मंडल को फिर से बीजेपी मौका देगी या फिर कोई नया चेहरा दिखेगा, और इधर क्या आरजेडी को ये सीट मिलेगी तो आरजेडी क्या डॉक्टर इकबाल अंसारी पर भरोसा करता है या फिर दूसरे समीकरण की तलाश करता है। तो बांका में मुकाबला बेहद दिलचस्प।